हेलो एवरीवन, आप सभी का योद्धा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में आप समझेंगे क्या इसकी डेफिनेशन होती है, ब्लड प्रेशर रेंज क्या होता है, क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या इनके कॉजेज़ होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है इनकी, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। मेरी वीडियो की खासियत आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही समझाया जाता है और दोनों में ही नोट्स प्रदान किए जाते हैं। आप चाहे एएनएम हो या जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो, आप एक बार चैनल पर विजिट ज़रूर करें, उसको एनालिसिस करें। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, क्योंकि यहाँ नर्सिंग से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है हाइपरटेंशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। कह रहा है कि जो आपका हाइपरटेंशन होता है इसको दूसरे नाम क्या है इसका, याद रखिएगा, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हाइपरटेंशन को हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन समझ लें। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ब्लड प्रेशर इज़ द अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड on the walls of blood vessels. The normal blood pressure of a healthy adult is 120/80 mm Hg, which when exceeded causes a hypertension or high blood pressure. ठीक है, कह रहा है कि जब हमारा हृदय ठीक ब्लड को पंप करता है तो ये रक्त वाहिकाओं यानी कि आपकी ब्लड वेसल्स पर एक दाब डालती है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर या रुधिर दाब कहते हैं। क्लियर? एक स्वस्थ व्यक्ति में जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है सामान्य रुधिर दाब की, वो कितनी होती है? 120/80 mm Hg होता है। जब यही सामान्य रुधिर दाब 120/80 mm Hg से अधिक हो जाए तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, क्या होता है ये दोनों। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आप फिगर में देख रहे हैं, जो हमारी ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जो नीचे जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे समझते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर इनसाइड योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग। कह रहा है कि जब आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक, सिकुड़ते हैं, तो उस समय क्या होता है? ब्लड ये पंप होता है, ठीक है, आपकी ब्लड वेसल्स में, आपकी रक्त वाहिकाओं में। तो उस कंडीशन में उस समय जो है ये ब्लड उनकी दीवारों पर, ब्लड वेसल्स की दीवारों पर जो प्रेशर डालती है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक, अब उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? जब हमारा हार्ट है क्या रिलैक्स की कंडीशन में होता है, यानी कि जब हमारे वेंट्रिकल्स कैसे होते हैं? डायस्टोलिक कंडीशन में होते हैं, ठीक है, फूलते हैं। तो उस कंडीशन में ब्लड वेसल्स की दीवारों पर जो ब्लड प्रेशर दाब डालता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर रेंज की। तो सबसे पहला हमारा क्या है कैटेगरी? नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। यदि आपका सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm Hg से कम है, ठीक है, और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm Hg से कम है तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा आपका ब्लड प्रेशर। ठीक, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर क्या होता है? ठीक है, उठा हुआ ब्लड प्रेशर क्या है? जब आपका सिस्टोलिक प्रेशर कैसा हो? 120 से 129 mm Hg में एग्जिस्ट करता हो। वहीं अगर हम डायस्टोलिक प्रेशर की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका जो डायस्टोलिक प्रेशर होगा वो 80 mm Hg से कम होगा। ठीक, चलिए तीसरी कैटेगरी क्या होती है? तीसरी कैटेगरी स्टेज 1 हाइपरटेंशन होता है। इसमें क्या होता है? जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो आपका 130 से 139 mm Hg होगा। वहीं अगर हम डायस्टोलिक प्रेशर की बात करते हैं तो 80 to 89 mm Hg वहाँ पे आपका डायस्टोलिक प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक, बात कर लेते हैं हम लोग अगली कैटेगरी स्टेज 2 हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है? जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो आपका 140 या 140 mm Hg से अधिक होगा। वहीं अगर हम डायस्टोलिक प्रेशर की बात करते हैं तो डायस्टोलिक प्रेशर में याद रखिएगा 90 mm Hg होगी या उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये स्टेज 2 कंडीशन होगी। वहीं अगर हम बात करते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस की तो याद रखिएगा यहाँ पे जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा 180 mm Hg से अधिक होगा, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर आपका क्या होगा? 120 mm से अधिक होगा। ठीक, याद रखिएगा हाइपरटेंसिव क्राइसिस एक ऐसी कंडीशन होती है, इसमें अगर ये आपकी वैल्यू आपके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, अगर आपकी वैल्यू 180 या 120 से अधिक आ रही है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, तो उस कंडीशन में याद रखिएगा आपको तुरंत जो है डॉक्टर से कंसल्टेंट कराना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग टाइप, ठीक है, या कॉजेज़ की। तो सबसे पहला हमारा होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन या इसेंशियल हाइपरटेंशन। ठीक, क्या कह रहा है? व्हेन द कॉज
ऑफ हाइपरटेंशन इज़ नॉट नोन। ठीक है, कह रहा है कि जो हाइपरटेंशन के जो कारण होते हैं, यदि ये कारण हमें पता नहीं है किस कारण जो है हाइपरटेंशन हो रहा है हम लोगों के अंदर, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और उसको कोई कारण नहीं मालूम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी हाइपरटेंशन या इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। और याद रखिएगा ये जो हाइपरटेंशन होता है मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको यही देखने को मिलता है। इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल भी याद, देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वही आपके कॉजेज़ हो जाएंगे। जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, मान लीजिए आपकी फैमिली में जो है हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी व्यक्ति में है तो उनकी संतानों में भी या नेक्स्ट जनरेशन में भी जो है आपको देखने को मिल सकता है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, प्रोलॉन्ग मेंटल टेंशन, काफ़ी लंबे समय तक जो है मानसिक तनाव आपके अंदर रहता हो, हार्मोनल का डिस्टर्बेंस रहता हो। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। ठीक है, ये क्या होता है, व्हेन हाइपरटेंशन अकर्स ड्यू टू सम अदर डिजीज और कंडीशन इट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। कह रहा है कि ये जो हाइपरटेंशन होता है जब किसी रोग के कारण या किसी अवस्था के कारण जो है जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा। सबसे पहला हमारा क्या है, ड्यू टू किडनी डिजीज़, यानी कि आपकी अगर किडनी जो है किडनी में किसी प्रकार की डिजीज़ हो गई हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। दूसरा क्या हमारा, ड्यू टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो जाए जैसे कि आपका कुशिंग सिंड्रोम हो गया, डायबिटीज़ मेलिटस हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी जो है आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़। ठीक है, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ में क्या होता है, जैसे आपका रीनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो रीनल को जाने वाली जो आर्टरी होती है उसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाए तो उस कंडीशन में भी आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। कहने का मतलब क्या कि अगर आपका वेट बढ़ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी सेकेंडरी हो सकती है आपको। अगला क्या हमारा, स्मोकिंग, अगर आप धूम्रपान करते हो तो इस केस में भी जो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। अगला क्या हमारा, इनलार्ज प्रोस्टेट। ठीक है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो इनलार्ज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, एक्सेसिव सोडियम इंटेक, अगर आप ज़्यादा मात्रा में जो है सोडियम का उपभोग करते हैं तो इस कंडीशन में भी जो है आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या हमारा, आर्टियोस्क्लेरोसिस। देखिए आर्टियो का मतलब क्या हो गया, आर्टरी, और स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, जहाँ भी स्क्लीरा वर्ड लग जाए, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, हार्डनेस, यानी कि आपकी यहाँ पे जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनी होती है वो कैसे ही जाती हैं, उनमें कठोरता आ जाती है। ठीक, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आर्टियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरो, देखो जहाँ पे एथीरो वर्ड लग जाए उसका मतलब क्या होता है, फैट या कोलेस्ट्रॉल। तो अब यहाँ पे स्क्लीरा है, स्क्लीरा मतलब हार्डनिंग है, यानी कि जो आपकी आर्टरी अगर हार्ड हो रही तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है वसा और कोलेस्ट्रॉल, यानी कि फैट और कोलेस्ट्रॉल का जमना या वहाँ पे इकट्ठा होना। क्लियर है। अगला क्या हमारा, प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी भी जो है हमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा टाइप है बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन। ठीक है, तो बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन क्या होता है, इंटरमिटेंट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर विद नॉर्मल रीडिंग्स। कह रहा है कि सामान्य रीडिंग के साथ साथ जो है ब्लड प्रेशर रुक रुक कर बढ़ता है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं तो नॉर्मल वैल्यू तो फाइंड होती ही होती है, साथ में आप क्या देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो धीरे धीरे अचानक जो है एकदम करके धीरे धीरे करके बढ़ता है। ठीक, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ये क्या चीज़ होती है, तो सीवियर एंड फल्मिनेंट फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, यानी कि उच्च रक्तचाप, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का गंभीर और तीव्र रूप क्या कहलाता है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहलाता है। ठीक है, ये काफ़ी सीवियर कंडीशन होती है ब्लड प्रेशर की, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टाइप है वाइट कोट हाइपरटेंशन। ये क्या चीज़ होती है, तो इट इज़ ड्यू टू एंजाइटी ओनली एट अ टाइम ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर बाय डॉक्टर और नर्स इन अ हॉस्पिटल। कह रहा है कि यह अस्पताल में डॉक्टर या नर्स द्वारा ब्लड प्रेशर को मापते समय ही चिंता का कारण होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर मेज़र कर रहा है कोई डॉक्टर या नर्स कर रहा है, तो उस टाइम आपको आपके अंदर जो चिंता होगी, ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर को लेकर जो चिंता क्रिएट हो रही है उसी को हम क्या कहेंगे, वाइट कोट हाइपरटेंशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, बेनिंग हाइपरटेंशन। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज ए अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन। ठीक है, इसे जो हम लोग याद रखिएगा जटिल उच्च रक्तचाप, यानी कि जटिल हाई ब्लड प्रेशर के रूप से भी
के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा यूजुअली ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, काफ़ी लंबे समय तक ये आपको बना रहता है। ठीक है, और कैसी इसकी सीवियरिटी होती है तो याद रखिएगा माइल्ड टू मॉडरेट होगा। ठीक है, हल्के से कुछ थोड़ा ज़्यादा, है ना। मे बी ये प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, ये प्राइमरी भी हो सकता है आपको और सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी जैसे मैंने अभी आपको बताया था, प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है, जिसमें कोई कॉज हमें नहीं मालूम होता है कि अगर हमारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वो किस कारण बढ़ रहा है, तो वो आपका प्राइमरी हो जाता है। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में आपको मालूम होता है कि किसी बीमारी के कारण या कोई अवस्था के कारण अगर हमारा ब्लड प्रेशर कॉज इंक्रीज़ करता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी को, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो कोई भी आप एटियोलॉजिकल फैक्टर्स उठा लो। ठीक है, याद रखिएगा पैथोलॉजी कोई भी हो, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा पैथोलॉजिकल अगर कोई चीज़ बीमारी होती है तो वो किसी कारण से होती होगी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स इसके उठा लेंगे। अब क्या होगा, जब हम एटियोलॉजिकल फैक्टर्स उठाते हैं तो जो आपकी सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है, तो क्या होता है आपकी जितनी भी सिस्टेमिक, याद रखिएगा कहीं भी अगर सिस्टेमिक वर्ड लग जाए तो वो आपकी क्या होता है, टोटल कंप्लीट यानी कि पूरी तरीके से, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जितनी भी हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होता है, उनके अंदर एक रेजिस्टेंस कॉज होता है। अब इस रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है कि जो आपका हार्ट बीट है, ठीक है, वो जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसकी एक ये भी हो सकती है कि चेंजेस इन आर्टिकुलर बेड, आर्टिकुलर बेड में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ। ठीक, अब आर्टिकुलर बेड क्या होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, लाइनिंग से मतलब क्या है, जो अंदर की अस्तर होता है। ठीक है, जैसे आप कोई पाइप देखोगे तो जो अंदर की जो लेयरिंग होगी, जो अंदर की जो कवरिंग होगी, उसके अंदर क्या होता है, उसका कमज़ोर हो जाना, ठीक है, या उसकी ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम जो ख़त्म हो जाना, बिल्कुल, ठीक है, लचीलापन ख़त्म हो जाना। ठीक, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो आपका हार्ट बीट का जो रेट होगा, हृदय धड़कन की जो दर होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक, इंक्रीज़ करने से क्या होगा, जो कार्डियक आउटपुट होगा वो आपका बढ़ जाएगा, यानी कि जो ब्लड पंप यानी कि ब्लड को बाहर पंप करेगा ये हार्ट हमारा, ठीक है, तो वो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो क्या हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में याद रखिए यहाँ पे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होने से क्या होता है, ठीक है, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब हाई ब्लड प्रेशर होता है, हमेशा आपको याद रखना है इस केस में जो भी आपके शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जो है ब्लड नहीं मिल पाता है हाई ब्लड प्रेशर के केस में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ऑर्गन्स फेल होने के डर रहते हैं। तभी कहते हैं कि हाइपरटेंशन जो होता है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी बेकार होता है। ठीक है, जो मौत का कारण भी बन सकता है। अब यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर यानी कि आपका जो ब्लड फ्लो था डिक्रीज हो, यानी कि ऑर्गन्स को नहीं मिल पा रहा था, खास तौर से किडनी की बात। ठीक है, तो किडनी को मान लीजिए कि यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है, ब्लड आसानी से नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होंगी, जो किडनी की जक्स्टा मेडुलरी सेल्स होती हैं, ठीक है, ये कौन सा एंजाइम्स का सिक्रेशन करेंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पे रेनिन एंजाइम का सिक्रेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लीवर के द्वारा सीक्रेट होता है एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, ये क्या है, हमारा एक हार्मोन है एंजियोटेंसिनोजन, तो ये लीवर के द्वारा सीक्रेट होता है। अब ये क्या करेगा, रेनिन की उपस्थिति में ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट हमारा कन्वर्ट हो गया है तो लंग्स के द्वारा एक विशेष प्रकार का एंजाइम सीक्रेट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ECE कहते हैं। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं। तो ये जो ACE होता है वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एंजियोटेंसिन जो सेकंड होता है, इसका काम क्या होता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कह देते हैं। ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, इसका मतलब क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि अगर एंजियोटेंसिन सेकंड का एक और भी काम होता है कि ये जो है एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन में जो है वृद्धि करता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से जो है एल्डोस्टेरोन बनाता है। अब जब एल्डोस्टेरोन बनाता है तो उस केस में क्या होगा कि जो सोडियम आयन और वाटर रिटेंशन जो है बॉडी में आपके वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा एल्डोस्टेरोन अगर आपके ब्लड में इंक्रीज़ कर रहा है तो क्या होगा, जो ब्लड में हमारे सोडियम और वाटर की जो क्वांटिटी है वो रिटेन बनी रहेगी, यानी कि सेम वैसे की वैसे ही बनी रहेगी। ठीक है, शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो क्या होगा, आपका जो ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक इंक्रीज़ कर जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग साइन एंड सिम्टम्स के। ठीक है, क्या क्या इनके लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है हमारा हेडेक। ठीक है, व्यक्ति को जो है आपको यहाँ पे सिर दर्द देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा फैटिग्यू, थकान आपको लगेगी।
ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा डिजीनेस, आपको जो है चक्कर आएंगे, ठीक है। अगला क्या हमारा ब्लड विजन, ठीक है, यानी कि आपको जो है यहाँ पे दृष्टि कैसी होगी, धुंधली, आपको चीज़ें जो है धुंधली नज़र आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस क्या होता है, नाक से खून बहना, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एपिस्टैक्सिस कहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्या हमारा प्रोटीयूरिया, ठीक है। प्रोटीयूरिया क्या होता है, याद रखना, जब यूरिन में प्रोटीन रिलीज़ हो रही हो, ठीक है, आपके यूरिन में, आपके मूत्र में प्रोटीन जब बाहर निकलती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रोटीनयूरिया कहते हैं, क्लियर है। अगला क्या हमारा हीमेट्यूरिया, हीमे का मतलब क्या होता है, ब्लड, और कहीं भी अगर यूरिया लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है, यूरिन, यानी कि आपकी यूरिन में क्या ब्लड आ रहा हो, ठीक। नेक्स्ट क्या हमारा टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब क्या हो, जब आपकी हृदय धड़कन बहुत तेज़ी इंक्रीज़ होने लगे, ठीक, तो उस कंडीशन को हम टैकीकार्डिया कहते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा नोसिया एंड वॉमिटिंग है, क्लियर है, ठीक है। अगला क्या हमारा रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है, जब आपकी रेटिना क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए, ठीक। अगला क्या हमारा पॉलीयूरिया, ठीक है, पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है आप यूरिन रिलीज़ कर रहे हो तो उस कंडीशन को हम पॉलीयूरिया कहते हैं, ठीक है। अगला क्या हमारा रेस्टलेसनेस, यानी कि बेचैनी आपको लगती हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा इंटरनल ब्लीडिंग, यानी कि शरीर के अंदर जो है आपकी ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा टिनिटस, टिनिटस क्या होता है, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है, याद रखिएगा, जब आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ घंटी बज रही हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कान में घंटी जैसा सुनाई देना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, टिनिटस कहते हैं, क्लियर है। अगला क्या है हमारा ब्रीथलेसनेस, ठीक है, यानी कि सांस फूल रही हो। चलिए बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। अगर हम प्रॉपर तरीके से इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला हमारा हार्ट डिजीज़, ठीक है, हृदय संबंधी बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी। अगला क्या है रीनल फेलियर, किडनी आपकी फेल हो सकती है, क्लियर है। अगला क्या हमारा सेरेब्रल हीमोरेज, ठीक है, यानी कि जो आपका ब्रेन है उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा एंजिया पेक्टोरिस, ठीक है, एंजिया पेक्टोरिस क्या होता है, जब आपके चेस्ट में पेन होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग डायग्नोसिस की। तो सबसे पहला हमारा बाय मेजरिंग बीपी, ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर को हम जो है मेजर करके हाइपरटेंशन का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा चेस्ट एक्सरे के द्वारा भी, ठीक है। अगला क्या हमारा ब्लड टेस्ट के द्वारा हम लोग हाइपरटेंशन को देख सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा यूरिन टेस्ट है, ठीक है, यूरिन टेस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं। अगला क्या हमारा हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है, आप हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करके भी कर सकते हैं हम लोग डायग्नोसिस का। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट की, ठीक है, तो किस प्रकार जो है इसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स, ठीक है, दवाइयों से। तो आपको ड्रग्स याद रखनी है, ट्रिक याद रखनी है, ABBCD, ठीक है, BB है ना, वाइफ को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, वाइफ को BB भी कहते हैं, तो ABBCD, ठीक है, जो एक ABBCD यानी कि एक BBCD पर चढ़ रही है, ठीक है, सीढ़ी पर चढ़ रही है, ऐसे याद रखिएगा। तो E फॉर हमारा क्या हो जाएगा, ACE इनहिबिटर, ठीक है, ये कैटेगरी है क्लास, इसके अंदर जो दवाइयाँ हैं तो आपको याद रखना है कैप्टोप्रिल और इनैलोप्रिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा बी फॉर क्या हो जाएगा आपका बीटा ब्लॉकर हो जाएगा। कुछ मेडिसिन है उनको याद रखिएगा, एटिनोलॉल, टिमेलॉल, ठीक है, प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोपेलॉल। अगला क्या हमारा वी माने क्या होता है वैसोडाइलेटर, जैसे आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हो गया, ठीक है, हाइड्रोलाजीन हो गया। सी फॉर क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम आयन चैनल ब्लॉकर्स हैं, एग्जाम्पल याद रखिएगा नेफ्रेडिपाइन है, ठीक। डी फॉर क्या हो जाएगा डायूरेटिक्स, जैसे आपका टॉर्सिमाइड है, फ्यूसिमाइड है और मैनिटोल है। चलिए बात कर लेते हैं 8 इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर हाई बीपी एट होम, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए आप घर में हैं, किसी आपके परिवार में, ठीक, आपकी फैमिली में किसी व्यक्ति को एकदम हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो उसके साथ, ठीक है, आपके पास दवाइयाँ भी नहीं हैं। तो सबसे पहला हमारा है काम योर सेल्फ, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, थोड़ा सा आप शांत रहो, ठीक है, हड़बड़ाओ ना, बिल्कुल एकदम बिल्कुल शांति रखो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप ब्लड प्रेशर को कुछ कम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा लाइंग डाउन, तुरंत जो है उसको लेटने के लिए कहो, ठीक है। अगला क्या है हर्बल टी, अगर आपके घर पे हर्बल टी रखी है तो उसे दें। नेक्स्ट क्या है डार्क चॉकलेट, उसको खाने के लिए कहें। अगला क्या है स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हाइड्रेटेड मतलब है कि आप अपने शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की पानी की कमी ना होने दें, ठीक है, खूब पानी पिएं।
अगला क्या है, अवॉइड अल्कोहल, ठीक है, किसी भी प्रकार के अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है हमें, ठीक है। अगला क्या हमारा, लो सोडियम एंड मोर पोटेशियम कंटेनिंग फूड्स, ठीक है, जो भी हम डाइट ले रहे हैं वो डाइट कैसी होनी चाहिए, लो सोडियम वाली होनी चाहिए और हाई पोटेशियम वाली होनी चाहिए, ठीक है, पोटेशियम की मात्रा उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्या हमारा, टेक ए वार्म शॉवर, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, ठीक है, तो उससे जो है वार्म शॉवर करने के लिए कहें, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होगा वो कुछ डाउन हो जाता है। आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।